चलो बेटा, ये पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नेशनल पार्टी, देखो एक एक दो तो आपकी जो है बिहार की पार्टी है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं इतना ही कहूंगा, देखो अब यहाँ मैं पेपरों के थ्रू ना आपको पूरा सिलेबस तो कवर नहीं करा सकता, बट चीजें साइड बाय साइड थोड़ी एक्सप्लेन करा सकता हूँ। तो मैं इस टाइम पर मैं आपको इतना ही कहूंगा कि चैप्टरों की रिविजन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, चैप्टर एक बार फिर से रीड करना पढ़ना। और ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड चैप्टर है, बताओ आपको कौन सा आंसर लगता है, कौन सी इसमें से करेक्ट है, मतलब सॉरी नेशनल पार्टी है, तो बहुत ही आसान हो गया फिर तो ये। अगर ये नेशनल पार्टी की बात पूछ रहा है तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा पार्टी होगी अभी से सोनू? इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। ये वाली पार्टी जो हमारी ऐसी पार्टी है जो आज़ादी से पहले से ही बनी हुई है, 1890 के आसपास बन गई थी, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। इसके बाद ये राष्ट्रीय आरजेडी, ये कहाँ की है, एक बिहार की है, ठीक है ना। और जनता दल यूनाइटेड, ये जेडीयू, ये भी बिहार की है भाई, ये भी बिहार की है, दोनों बिहार की है। और राष्ट्रीय लोकदल, इसके बारे में थोड़ा पता नहीं है, ये स्टेट और रीजनल पार्टी है तीनों, ये दोनों बिहार की पार्टी है, आरजेडी और जेडीयू 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 मेरे ख्याल से शायद लालू यादव के दो बेटे थे ना। हेलो, आरजेडी वो जेडीयू 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 ना उसकी पार्टी है यार। लालू यादव का जो दो लड़के हैं, आपने अगर देखा हो तो, हाँ बड़े वाले की, जो ना थोड़ा समझ जाओ, देख लेना, उसका खुद का ब्लॉगिंग चैनल भी है तो ये उनकी पार्टी है, ठीक है ना। और ये नेशनल पार्टीज नहीं है, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है असर्शन रीजन बताओ, ठीक है। अपने को ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, लिटरेसी रेट जो है ना, लिटरेसी रेट मतलब पढ़ाई के रेट की बात होती है, साक्षरता दर औरत के अंदर वो अभी भी कम है आदमियों से, मतलब औरतें कम पढ़ी लिखी हैं, मतलब औरतें कम पढ़ती हैं, आदमी थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये वर्ड हमने देखा तो था, इंडियन सोसाइटी स्टिल पत्रियर्चल, पत्रियर्चल करके वर्ड है, ये लिखा तो था पत्रियर्चल, एक्सप्लेन। पत्रियार्ची जो होता है ना, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि एक्सप्लेन करता है ये कि लोअर लिटरेसी रेट है औरतों के बीच में, मतलब ये जो वर्ड है ना, ये कभी भी ये वर्ड यूज हो पत्रियर्चल, इसका मतलब ये है, गूगल गूगल तो नहीं कर रहे हो आंसरों को? हाँ, कोई दिक्कत। पत्रियर्चल मतलब जो औरतें हैं ना, औरतें, उनका लोअर क्या कहते, मतलब जैसे अगर कहीं पर भी कोई सोसाइटी पत्रियर्चल, ये जो वर्ड यूज हो रहा है ये है अगर, इसका मतलब वहां पे औरतों का लिटरेसी रेट कम है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो इंडियन सोसाइटी इसका ये है, और ये असर्शन है। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन आपको फिर ठीक लग रहा है ये दो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिटरेसी रेट भारत में महिलाएं थोड़ा कम है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, औरतें भी ज्यादा पढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी आदमियों का ज्यादा लिटरेसी रेट है। और दूसरा कि इंडियन सोसाइटी जो है पत्रियर्चल, तो इसका मतलब मैंने समझा दिया, रीजन क्यों सही है, क्योंकि पत्रियर्चल जो सोसाइटी है वो प्रेफर करती है बॉयज की एजुकेशन को, और इसके अकॉर्डिंग तो ये एक्सप्लेन करेगा कि हाँ औरतों का जो है तो क्या कहते हैं पढ़ना लिखना कम है अभी भी, तो पत्रियर्चल मतलब औरतों की पढ़ाई कम और आदमियों की पढ़ाई ज्यादा, ठीक है ना। चलो, इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं, जो 8वां शेड्यूल था उसमें कौन सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज लिस्ट करी गई है, देखो बढ़िया है इसमें सवाल, ठीक है। कौन कौन सी भाषाएं लिखी गई है, आसान है, कर लोगे आप बहुत आराम से, ठीक है। शेड्यूल के अंदर होता है ना, हर एक रीजन के हिसाब से कुछ 8 शेड्यूल है, जिसमें अब ये मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 8 शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी भाषाएं हैं, इसको आपको याद रखना है, बाई चांस इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आ जाए। मैं आपको बताऊं क्या, देखो इसका तो आंसर आप बता दोगे आराम से, आपको समझ रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कितनी भाषाएं होती है, 8वें शेड्यूल में 22 भाषा, ठीक है। आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, कोंकणी महाराष्ट्र का रीजन होता था, वो वाला समुद्री रीजन, कोंकण रीजन, मैथिली, मैथिली आप सब तो खुश हो गए, क्या बात है क्या बात है। मलयालम, मणिपुर में मीती भाषा जो होती है, मीती लोग होते हैं, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, संथली कहाँ बोली जाती थी,
ये संथल एक जगह है, वहां पे बोली जाती है, ये शायद ट्राइबल एरिया है, आदिवासी इलाका है। सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये है। और शुरू में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 1950 में 14 लैंग्वेज थी, लेकिन बाद में अमेंडमेंट लगाया तो बढ़कर 22 कर दी गई। और 8वें शेड्यूल का मतलब है कि लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलती है। मतलब जो 8वां शेड्यूल है ना, वो भाषाओं का एक तरीके से भाषाओं का रिकॉग्निशन है। मतलब 8वें शेड्यूल में हमारा जो भारत का कानून बनाया गया, तो जैसे शेड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, तो उसमें 8वें शेड्यूल में भाषाओं को रिकॉग्नाइज करा कि कौन कौन सी भाषा भारत में बोली जाएंगी और कौन कौन सी हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये भाषा वी नो दैट इट इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो बस बाकी तो आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन सी भाषा नहीं होगी। बहुत आसान है आपको कि भैया जर्मन नहीं होगी, तमिल, हिंदी और पंजाबी तीनों ही होगी। तो ऑप्शन 1, 2 और 4। चलें बेटा आगे। अब ये वाला क्वेश्चन तो आप बहुत ही आराम से कर जाओगे कि हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। जो कम्युनिटी की गवर्नमेंट है वो कौन इलेक्ट करता है बेल्जियम में। खैर ये बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया इसने, क्योंकि एक होती थी कम्युनिटी वाली गवर्नमेंट, तो वो बेल्जियम में कौन इलेक्ट करता है। पीपल बिलोंगिंग टू ओनली वन लैंग्वेज, या प्रेसिडेंट बेल्जियम का, या एंटायर सिटीजन्स कंट्री के, या बेल्जियन कम्युनिटी का खुद का लीडर इसको चुनेगा। क्या इसका आंसर होगा? आप सोचें और इसका आंसर देने की कोशिश करें, है ना। आप समझो, इट इज नॉट रिलेटेड टू देश की सरकार, इट इज रिलेटेड टू उस समाज की सरकार। तो उससे सोचो ऑप्शन क्या होगा कि कम्युनिटी की गवर्नमेंट जो बेल्जियम के अंदर है, उस समाज की खुद की गवर्नमेंट जो उस समाज में है। बेल्जियम में कितनी भाषा बोलने वाले लोग थे? कौन कौन सी? डच और जर्मन भी थे थोड़े बहुत शायद, है ना। तो यहाँ पर है कम्युनिटी, हर एक एक समाज के लिए अपनी गवर्नमेंट। तो वो कौन उस बंदे को कौन इलेक्ट करेगा? तो वो पीपल जो बिलोंग करते हैं सिर्फ उसी लैंग्वेज के, तो ओनली वन लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज के। प्रेसिडेंट भी नहीं चुनेगा, नागरिक जो है पूरे देश के वो क्यों चुनेंगे अलग अलग भाषाओं के लोगों को? कहीं पे आबादी ज्यादा, कहीं पे आबादी कम, फिर वही सिविल वॉर वाला हिसाब किताब से डरने से तो बढ़िया है जो समाज के लोग हैं जो उसी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं उन्हीं को चुनेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट assertion रीजन है, only the central government has the right to make law on the subject mentioned in the union list. Concurrent list only concurrent list only the state government has right to make law on the subject mentioned on it. बहुत बढ़िया है। आप याद रखो 3 तरीके की लिस्ट हुआ करती थी, इसके अलावा एक और होती थी। पहले तो यूनियन लिस्ट होती थी, फिर कौन सी होती थी? स्टेट, और फिर कॉन्करेंट। फिर एक और होती थी, कुछ नए नए मुद्दे जो देश आजाद होने के बाद आते गए, जैसे साइबर क्राइम, जैसे साइबर हैक कर लिया फोन ये सब, या फिर आजकल वो जो आईपीआर टाइप राइट्स होते हैं, मतलब क्या कहते हैं हम, इन्फो आईटी राइट्स होते हैं, जो क्या कहते हैं हम, किसी भी चीज का राइट्स वाले राइट वो होते हैं ना, कानून जैसे कंज्यूमर राइट्स, ये सब तरीके की चीजें। तो उस तरीके के कानून कौन संभालता है? वो इन तीनों लिस्ट के बाहर आते थे। लेकिन अभी तो फिलहाल आपसे एक यूनियन लिस्ट की बात करिए और एक कॉन्करेंट लिस्ट की बात करिए। बहुत बढ़िया तरीके का क्वेश्चन है, आप आंसर कर सकते हो। थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा ध्यान रखना, एक assertion रीजन होता है और एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। ये स्टेटमेंट वाला है, बताओ कि क्या आंसर है? कोई? बी? क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है कानून बनाने का। जो यूनियन लिस्ट, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ध्यान देगी। पहली स्टेटमेंट तो सही है। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कॉन्करेंट, ये ऐसी लिस्ट होती थी जहां पर सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके डिसाइड करते थे। कुछ भी नहीं होगा तब जाके सेंट्रल देख लेता था। लेकिन स्टेटमेंट 2 तो गलत है, तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। ठीक है, चलो इनमें से कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का कंपोनेंट नहीं है? बताओ आरुषि। ए ए चलो पॉलिटिकल पार्टी का अब देखो, अगर कोई बोलता है इलेक्शन का कंपोनेंट नहीं है तो फिर ये गलत था। लेकिन उसने तो पार्टी बोली, पार्टी में कमिश्नर का क्या लेने देना, उनके साथ बैठ के पौवा तोड़ने लगाएगा। इलेक्शन कमिश्नर का कोई लेने देना नहीं है। सपोर्टर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, एक्टिव मेंबर, लीडर सब होते हैं। बिल्कुल सही। चलो अगला सवाल कि लोकतंत्र से कैसे एक 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 इंसान की डिग्निटी, आत्मसम्मानता नहीं होती वो, और कैसे उसकी आजादी बढ़ती है, ये आपको बताना है। ये आपस में ना इंटरलिंक्ड चीजें हैं, ये दोनों चीजें आपस में लिंक है।
आजादी होगी तो लोकतंत्र है, तभी लोकतंत्र जस्टिफाइड है। और लोकतंत्र जब ही जस्टिफाइड है जब आजादी है। अगर लोकतंत्र है तो मतलब आजादी तो है, और अगर किसी देश में आप आजादी दे रहे हो तो इसका मतलब वहां लोकतंत्र का फिर मतलब बनेगा। तो कैसे आप लोकतंत्र के अंदर फ्रीडम को प्रमोट कर सकते हो, या किसी भी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मानता जो है उसको कैसे सपोर्ट करते हो। और दूसरा कि लोकतंत्र कैसे एडजस्ट करता है समाज की डाइवर्सिटी को। बहुत ही बढ़िया है ये, आसान जनरल नॉलेज से मैं आपसे सवाल पूछूं, जनरल नॉलेज। चलो पहले पहले दूसरे पे आंसर करते हैं कि लोकतंत्र कैसे एडजस्ट करता है, सोशल मतलब सामाजिक, डाइवर्सिटी मतलब विविधता है, हर लोग इंसान अलग अलग है कि नहीं है, हर आप सब अलग अलग हो, ये बच्चे अलग है, आप सब अलग हो, लेकिन है तो सब इंसान। तो जो समाज में जो विविधता हम देख रहे हैं, अब जैसे मान लो कोई मुस्लिम बच्चा है, शाम को नहीं आ सकता, ट्यूशन सुबह रख दिया, तो ये क्या एडजस्ट करना। तो ये लोकतंत्र कैसे करता है एडजस्ट, जब समाज में उसको पता है कि कुछ अलग है, कुछ अलग है, कुछ अलग है, कुछ अलग है। एक आध पॉइंट से बताओगे। देखो हमारा लोकतंत्र के अंदर जो कानून है वो ये कहता है कि भाई सबको इक्वल ट्रीटमेंट है, हर बंदा अपने एरिया को, अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, हर किसी को बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट बता सकते हैं, मैं डायरेक्ट क्या कहते हैं आंसर से बता देता हूँ। देखो सबसे पहला, डेमोक्रेसी आपको अलाउ करता है कि आप अलग अलग सोशल, सामाजिक या रिलीजियस, धार्मिक या लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के ग्रुप्स अपने एक्सप्रेस कर सकते हो, उस पे व्यूज, अपने बातें एक्सप्रेस कर सकते हो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है आप अपने धर्म पे बात करो, किसी के धर्म को क्रिटिसाइज मत करो, या किसी के धर्म की अच्छी बात बताने तो बता दो, पर यू कैन नॉट क्रिटिसाइज, पहला। और लोकतंत्र से आपको बराबर मौका मिलता है माइनॉरिटीज को, जो आपके समाज में जिनका कम है उनको, माइनॉरिटीज को बराबर मौका देते हो। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वो भी तो लोकतंत्र में होती है, वो मदद करती है अलग अलग लोग को पार्टिसिपेट करने में, गवर्नेंस बनाने में। अब आपको पता है एक देश आजाद हो रहा है, देश आजाद होते हुए उसका जो माइनॉरिटी है, जिस जो आबादी में कम है, उसको पता है कि यार ये लोग ना मुझे यहाँ से निकाल देंगे, मुझे यहाँ से हटा देंगे, ये लोग मुझे यहाँ से निकाल देंगे, मुझे हटा देंगे, कल को देश आजाद हो रहा है तो क्यों ना मैं अपना एक अलग ही देश की डिमांड कर लूँ। उसके लिए भी खैर आपको लड़ना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान ने करा। लेकिन उस देश की जो माइनॉरिटी है, जो आबादी में कम है, उनको कैसे आप आश्वासन दिलाओगे कि ठीक है जब देश आजाद होगा तो वी ऑल आर इक्वल्स, हम बराबर हैं सब, कैसे बताओगे। तो वो तो आप एक मौका दोगे ना लोगों को कि भाई देखो बात ऐसी है, हम कानून बना रहे हैं, तुम छोटी जात हो, अभी तक हमने तुम्हारे साथ भेदभाव करा, नाउ वी विल ट्रीट यू इक्वल, बिकॉज हमें पता है अगर हमने तुम्हें इक्वल ट्रीट नहीं करा, तुम कल को सिविल वॉर कर दोगे, लड़ाई झगड़ा आपस में चलता रहेगा। तो पावर शेयर कर दी। आप तमिलनाडु में जाओ, ऐसा होगा कि वहां का सीएम सरदार होगा या हिंदी बोल रहा होगा, नहीं, वहीं का बंदा होगा, वहीं के लोग उसे पसंद कर रहे होंगे, वहीं से बंदा चुना गया होगा। आपके बिहार से बिहारी लीडर ही तो जीतेगा, वो बनेगा नेता। क्या हुआ, वो ऐसा क्यों, क्योंकि वो अपना जो पर्टिकुलर कम्युनिटी या जगह से जहां बिलोंग कर रहा है, वहां से उसे मौका मिल रहा है नेता बनने का, खड़े होने का। तो इसे हम क्या कहते हैं कि पार्टिसिपेट कर सकता है वो गवर्नेंस के अंदर। जब लोकसभा में 545-43 लोग बैठते हैं आपस में, जब बैठ के बातचीत करते हैं, तो क्या हर कोई एक ही जगह यूपी बिहार का ही होता है क्या, हर अलग अलग जगह के लोग बैठते हैं, हर अपने इलाकों की डिमांड्स या बातें रखते हैं। तो इसीलिए पावर शेयरिंग की जो अरेंजमेंट है, जो हमने देखा कि लोकतंत्र के अंदर पावर शेयरिंग भी होती है, तो उससे एक फायदा मिलता है हमें कि जो समाज में माइनॉरिटीज हैं या जो रीजनल डिफरेंसेस हो रखे हैं लोगों के से, वो भी पार्टिसिपेट करके गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट आप लिख सकते हो कि डेमोक्रेसी मैनेज करती है सोशल डिफरेंस को पीसफुली। हमें पता है समाज में डिफरेंसेस हो हैं, समाज में डिफरेंसेस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को अनइक्वल ट्रीट करो, लेकिन लोकतंत्र कहता है कि सबको पीसफुली ट्रीट या फिर पीसफुली रहना है, लोकतंत्र ये कह रहा है। तो अकोमोडेट करना मतलब एडजस्ट करना, लोग अलग हैं, अब इस देश में लोग अलग हैं, लेकिन लोकतंत्र का काम क्या है, सबको बराबर रख के चलना, सबको बराबर मौके। देखो दो चीज पे ध्यान रखना, लोकतंत्र कर क्या रहा है, अगर समाज में कुछ काम कर रहा है, जैसे इंडिया में
पहला काम, अगर लोग अलग अलग हैं तो उनको इक्वल ट्रीट कराना, फील कराना कि यू आर इक्वल। किसी को नीचे है उसको बराबर उठाना, मौका देना, ठीक है ना, और हर किसी को इक्वल ट्रीट कराना, ये काम है। और ऊपर वाला क्वेश्चन था जो अपना ऊपर वाला कि डेमोक्रेसी जो है ना वो कैसे डिग्निटी और फ्रीडम देती है, तो देखो मोस्टली पॉइंट्स आप बहुत सिमिलर सिमिलर कर सकते हो इसमें, है ना। जैसे सबसे पहले कहता है डेमोक्रेसी तो भैया इसी पे बेस्ड है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलनी चाहिए। डेमोक्रेसी में ये चीज कही गई है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलनी चाहिए, मतलब हर इंसान के पास पूरा अधिकार है कि वो वोट दे सकता है, और सबके पास चाहे वो अमीर गरीब वो बराबर वोट का मौका है। इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट। क्या लोकतंत्र में फंडामेंटल राइट्स नहीं है? बिल्कुल है। जैसे राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हर चीज की आजादी है। और ये औरत और जो वीकर सेक्शन है, जो क्या कहते हैं, जो समाज में गरीब है, नीचे रहे हैं, उनको इक्वल रिस्पेक्ट देने का मौका देता है, जो इतिहास में नहीं दी गई। तो इसलिए डेमोक्रेसी प्रमोट करता है इंडिविजुअल, हर एक एक इंसान की फ्रीडम और डिग्निटी को। लेकिन देखो, जब आप पेपर करने बैठोगे तो मैं एक बात आपको बोलूं कि आप ना आपको समझ तो आ जाएगा आंसर क्या लिखना है, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यू मस्ट हैव गुड पॉइंट्स टू एक्सप्लेन इट। अगर आपके पास अच्छे पॉइंट्स नहीं होंगे ना एक्सप्लेन करने को, तो चीजें में मजा खराब हो जाएगा। एक होता है ना कि मेरे को अगर 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट तो लिखने होंगे, 3 पॉइंट तो लिखने होंगे, पॉइंट्स में लिखो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन एक चीज कि वो जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ वो हेडिंग बनने वाली है, तो क्या वो बेटर हेडिंग बन पाएगी? ऐसा हो पाएगा कि वो एक अच्छी हेडिंग नजर आ रही है? ऐसा ना हो ना कि हेडिंग तो बना रहे हैं पर मजा नहीं आ रहा। तो वो चीज होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी अगला सवाल है, अब ये तो सोनू आंसर जवाब दे सकते हो इसका। तुम कहता है पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, तो जैसे इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स या टू और मोर ग्रुप्स, या सोशल ग्रुप्स के बीच में कंफ्लिक्ट होना, क्योंकि ज्यादातर लड़ाइयाँ सोशल ग्रुप्स में ही होती है। पॉलिटिकल में तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले तो समाज समाज की बात होती है। समाज मतलब सोसाइटी, सोसाइटी मतलब सोशल। तो सोशल डिफरेंसेस होने के बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। तो सोशल डिफरेंसेस ना हो तो सबसे पहले तो वो दूर करना है। दूसरा पॉलिटिकल, अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो एक देश में एक सरकार बनी रहे, स्टेबिलिटी हो, ऐसा ना हो कि कभी भी कोई भी सरकार को गिरा देता है, या यहाँ पे तो लोग ही सरकार के रिस्पेक्ट में मार मूर के भगा देते हैं। तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप चाहते हो कैसा ना हो। तीसरा, आप चाहते हो देश में एकता आए, जैसे आरुषि ने बोला कि यूनिटी आए, ताकि क्योंकि हमें सिर्फ एक ही काम थोड़ा ना करना है इस देश में। देखो, 2 काम है डेवलपमेंट के। ये सबसे पहले तो इस देश के गरीबों को उठाओ, ठीक करो, और दूसरा आगे देश में विकास भी करो। जब आगे देश में आप डेवलपमेंट ही नहीं करोगे, प्रॉब्लम है। लेकिन उस डेवलपमेंट करने के लिए पहले अपने गरीबों को तो उठाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या कह सकते हैं हम कि स्ट्रेंथ करता है नेशनल यूनिटी, देश में एकता लाने की कोशिश कर रहा है। और ये डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करता है, जहां पर हर रिलीजन, हर रीजन के लोगों को बोलता है कि आओ पार्टिसिपेट करो, सरकार बनाओ। कल को सोनू अगर कहे कि मेरे को देश का नागरिक नहीं है, वो रोने लग जाए कि मैं इस देश का कुछ नहीं हूँ, मेरे को तो पुलिस वाले पकड़ के मार देते हैं, ये वो, तो हम बोलेंगे भाई जा तू जाके पॉलिटिकल पार्टी बना ले। कल को फिर जो सोनू है वो वहीं का एमएलए बन जाएगा, फिर उन पुलिस वाले बोले वो लड़का तू हमको मारा था ना, ये देख अब मंत्री बन गया हूँ, इस तरीके से सोनू कर सकता है। मौका है भाई, तुम चाहो जो मर्जी कर सकते हो, है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जो अब देखो ये कौन सी पार्टीज की बात हो रही है, रीजनल, हर एक एक इलाकों से। इससे फेडरलिज्म और ज्यादा ताकतवर बनाए और लोकतंत्र भी ताकतवर बनाए। क्या आप इस बारे में सोचते हैं? पहले आप मतलब समझना है इस क्वेश्चन का। रीजनल पार्टी क्या होती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो, 2 चीज होती है, एक होता है रिलीजन, रिलीजियस पार्टी, और एक होता है रीजनल पार्टी। रीजन, रीजन, रीजन को क्या कहते हैं? हाँ, इलाका। रीजन मतलब इलाका, कुछ कुछ इलाके हैं। तो आपको पता है इंडिया में, पता है इसे आपको कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? अपना इलाका है, स्टेट है अपना, किसकी सरकार है? बीजेपी की है। लेकिन उसके अलावा वहां की भी अपनी एक पार्टी है जो चलती है वहां पे, जिसे कहते हैं शिवसेना। शिवसेना आपने सुना होगा, उद्धव ठाकरे, है ना। और सब छोड़ो, बिहार पे आ जाते हैं। बिहार में किसकी सरकार है? नहीं, बीजेपी गठबंधन है, मतलब किसके साथ? नीतीश, दादा पार्टी का नाम क्या है? आरजेडी तो उसकी थी ना,
आरजेडी तो लालू यादव के लड़के की है। हाँ, और तो उस वो किसकी है? जेडीयू। हाँ, अरे क्या नाम है? बिहार पार्टी नेम सिर्फ जेडी है। जेडीयू मेरे ख्याल से वही है यार, मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? हाँ भाई, जेडीयू उसी की है। हाँ, मैं गलत बोल दिया, जेजेडी है। जो जेजेडी पार्टी है ना, जेजेडी, जनता, जो जेजेडी है, ये जो मैंने अभी जनता, वो उसके बड़े लड़के की है, लालू यादव के बड़े लड़के की। तो ये जो जेडीयू है ना, ये उसकी है, लालू यादव, लालू यादव नहीं, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार की पार्टी का नाम है जेडीयू। ठीक है ना, जनता दल यूनाइटेड। अब आपको अच्छा, आपने एक चीज देखी है, बिहार में इलेक्शन हुए, टोटल मेरे ख्याल से कितना, 180 90 220 के आसपास सीटें थी शायद, 220 30 40 के आसपास, मतलब बहुत बड़ा स्टेट असेंबली हो गया। तो वहां पे जब इलेक्शन हुए, तो एक चीज हुई कि ना, बीजेपी की जब मैं बात करूं, तो बीजेपी ना सिर्फ कितने 80 85 के आसपास सीटें जीती थी। 80 85 सीटों में, तो पता है बीजेपी लड़ी कितनी सीटों से थी? 90 95 के आसपास। मतलब टोटल आपके पास 220 मौके हैं ना, आप 220 सीट पे नहीं लड़ रहे, आप लड़ ही 80 90 सीट पे रहे हो। इसका मतलब तो आप अपनी पार्टी अकेले से बना ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी पार्टी थी अपनी जेडीयू, ये भी 80 90 जगह से लड़ी थी। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि भैया पूरी जगह से लड़ना चाहिए था ना। एकमात्र आरजेडी थी जो पूरे बिहार से लड़ी थी, पूरे बिहार से लड़ी थी। ठीक है ना? उसमें आपने एक, मतलब बिहार में एक बहुत बढ़िया लीडर है, जैसे यंग लीडर है और आप बहुत पसंद करते हैं, क्या नाम है वो, ऐसे ही कोई मूछ है यहाँ पे, यूं करके मुंह है। हाँ हाँ, चिराग पासवान। तो बहुत लोग उन्हें पसंद करते हैं, करीबन 30 से 35 सीटों पे, ज्यादा सीटों पे नहीं। सोचो, सिर्फ 30 से 35 सीटों पे खड़ा हुआ इंसान। कांग्रेस भी पता नहीं सब जगह से खड़ी हुई या फिर कुछ कुछ जगह से। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? देखो, अब फॉर एग्जांपल जनता दल यूनाइटेड है, उसको लग रहा है कि मैं पूरे बिहार में अच्छा दबदबा नहीं बना पा रहा, 80 से 90 सीटें ऐसी जो मैं बहुत बढ़िया तरीके से टारगेट कर सकता हूँ। हाँ, यहाँ मेरा, और यहाँ मैं प्रचार भी बढ़िया कर पाऊंगा, इतने बड़े 220 पे प्रचार करने से बढ़िया यही ध्यान लगाता हूँ। यहाँ मेरे पास यही लीडर इस टाइम पे बेस्ट है। बाकी लीडर्स को मैं खड़ा कर दूंगा तो प्रॉब्लम पता है क्या होगी? मैं बोलूँ बीजेपी तुम भी अपने 220 खड़े कर लो, मैं भी अपने। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, सब बंदों को ये बात पता है कि जो आरजेडी है और बीजेपी है फॉर एग्जाम्पल, और इसके साथ जनता दल है, बीजेपी और जनता दल तो सेम ही हो गए, कल को मिलकर सेम सरकार बनाएंगे। जब लोग वोट देने जाएंगे तो आधे इसको दे देंगे, आधे इसको दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो 20 लोग हैं, 20 लोग में से 10 लोग इसको वोट दे दिए, चलो एक काम करते हैं, इसको 8 लोग दे दिए, कितने लोग दे दिए? 8। तो बचे 12 लोग में से 6 इसको दे दिए, 6 इसको दे, सरकार किसकी बन जाएगी उस इलाके में? इसकी बन जाएगी। लेकिन अगर ये लोग बोले कि भगा हम लोग मिलके ही रह लेते हैं, जो जो जिसका सपोर्ट ज्यादा होगा उस जगह पे, तो बंदा बोलेगा कि बीजेपी को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट है, जनता दल को हटा दो यहाँ से, तो 12 वोट इसको मिल जाएंगे और उसको रह जाएंगे 8। अब इसकी सरकार बन जाएगी। तो इसीलिए ना एक एक इलाकों से खड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि वोट बट जाते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं ना, उस रीजन में इलाकों से खड़े होते हैं जहां पर सपोर्ट ज्यादा है, जहां पर गांव में बंदे के, हाँ भाई ये बंदा बहुत बढ़िया है, कि किसी भी पार्टी से जाए हम तो इसी को वोट देंगे। तो इंडिया में ना, जब से हुआ क्या है ना, जब से रीजनल पार्टी इमर्ज हुई है, इस टाइम पर देश की सरकार मेजोरिटी पे नहीं है, बीजेपी मेजोरिटी पे नहीं है, बीजेपी 240 सीटों पे है सिर्फ। उसको गठबंधन बनाना पड़ा एनडीए बाकी सरकारों के साथ, तब जाके वो मिलके कौन से देश की दो दो दो, एक तो बिहार राज्य और एक आंध्र प्रदेश राज्य, इन दोनों राज्यों की सरकार के साथ मिलके गठबंधन बनाया। एक चंद्रबाबू नायडू, यहाँ पे आप देखते थे व्हाइट व्हाइट सा, चंद्रबाबू नायडू, और दूसरा नीतीश कुमार, बिहार से मिली 30 35 सीट, 30 35 वहां से मिली। ये दोनों सीटें जब मिली, तो हुआ क्या, जब बजट बनाया, बजट बनता है कि किस पे खर्च करना है, और अच्छा खासा बजट अपने राज्यों के लिए लेके गए, बिहार के लिए लेके गए और आंध्र प्रदेश के लिए।
वो लगाए नहीं लगाए चलो अलग बात है। देखो अगर मान लो पिछले साल मिला है तो आज से 3-4 साल 4-5 साल बाद तो सोचो लगाएंगे या फिर, क्योंकि देखो पता है क्या है, डेवलपमेंट के नाम पे ना तो उस पर तो चलो खैर ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन आप अब इससे हो क्या रहा है। अब जो बड़ी बड़ी बीजेपी जैसी पार्टी है वो उस इस इलाके की पार्टियों को रिस्पेक्ट देगी कि भाई अच्छे आदमी लो, चाय लगाओ लो, सुट्टा लगाओ, इस तरीके से रिस्पेक्ट देगी है इंडिया के अंदर। इससे होगा क्या, जो संघवाद है, फेडरलिज्म, जहां पर फेडरलिज्म में हम क्या पढ़ते हैं, राज्य और देश की सरकार आपस में, वो बढ़ेगा। और लोकतंत्र को जो है ना उसको थोड़ा, उसकी थोड़ी पावर बढ़ेगी। लोकतंत्र की पावर नहीं बढ़ रही थी पता है किसके शासन में, कांग्रेस जब तक थी। क्यों, मैं बताता हूँ। कांग्रेस बहुत मेजोरिटी से जीत जाती थी, बहुत ही बड़ी मेजोरिटी से। 19 और कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा दी थी 1984-85 के आसपास, 1985। इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या होता है ना, एक देश जो होता है ना वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाता है, सारी स्टेट गवर्नमेंट उसके कंट्रोल वो नहीं सुनेगी, पूरा डोमिनेट करेगा। इमरजेंसी लोग पूरे देश में नाखुश, सबको पता था कि अगली बार इलेक्शन होंगे, इंदिरा गांधी तो हारेगी, पक्का हारेगी, मतलब बीजेपी और कांग्रेस तो हारेगी। बाकी इलाकों वालों ने पता है क्या करा, सबने मिलके छोटी छोटी सरकार बनाई, आपस में मिलके बहुत बड़ी गठबंधन वाली सरकार बनाई पूरे देश में। इलेक्शन हुए, वो पार्टी जीत गई, कांग्रेस हार गई। लेकिन बाद में पता है कैसे जीत गई कांग्रेस, हवाई जहाज उड़ रहा था, कोई मरा, कौन मरा, इंदिरा इंदिरा गांधी नहीं मरी थी, क्या ना इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी को तो सरदारों ने गोली मार दी थी उसके कमरे के बाहर, या कमरे में दो सरदारों ने, राजीव, उनका लड़का राजीव गांधी, नाम कंफर्म नहीं, राजीव गांधी है। हवाई जहाज से लोगों की सिंपथी जागी, लोगों ने फिर सरकार बना दी, उठा के ले लो जी, बढ़िया बढ़िया, इस तरीके से। अब कोई मरेगा तो देखो जानबूझ के नहीं, फॉल्ट होते हैं हवाई जहाज में, तो देखो बहुत रिस्की काम है हवाई जहाज में बैठना, इसलिए तो ट्रेन व्रेन में बैठ जाओ, बढ़िया है भाई। हवाई जहाज रिस्की, अभी मरा नहीं है एक डेप्यूटी सीएम महाराष्ट्र का मेरे ख्याल से, पवन राव, सॉरी पवन राव क्या है, तुम्हारा सिंगर का नाम ले दिया माफ करो भाई ऐसी कोई था मेरे ख्याल से, कोई बंदा था। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ ना, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ना हर मोहल्ले की पार्टियां आके उठेंगी ना, तो हमारा फेडरलिज्म और ताकतवर होगा। जो बड़ी बड़ी पावर्स है ना वो उस पर डिपेंड होंगी, ये ठीक है भाई, तेरी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, वरना तो तेरे पास क्या है, वोट है भाई, तेरे पास रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो वो अगर वो नहीं हुआ तो फिर समझ रहे हो ना क्या प्रॉब्लम रहती है। तो इससे ना, इससे लोकतंत्र बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि लोकतंत्र कहता क्या है, लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। अगर लोग ही नहीं होंगे तो लोकतंत्र का मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो चलो इसका आंसर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम रीजनल पार्टी समझते हैं, जो एक किसी राज्य या किसी इलाके से हो, जो ज्यादातर रीजन के इलाकों पे, रीजन की भाषा, उस इलाके की भाषा, उस इलाके का कल्चर, उस इलाके की डिमांड, सिर्फ उस राज्य की क्या डिमांड है उस पर बात करती है। एग्जाम्पल है तमिलनाडु में डीएमके, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस, कौन सी वाली, तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी की, वो अलग वाली कांग्रेस है। उड़ीसा में बीजेडी हुआ करती थी। रीजनल पार्टी को स्ट्रेंथ कैसे मिलती है, देखो सिंपल सी बात है, रीजनल पार्टी जो है ना वो अपने इश्यूज रखती है कि भैया हमारा राज्य डेवलप होना चाहिए, लोकल यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, या भाषा और कल्चर अच्छा होना चाहिए। और इससे ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर अटेंशन मिले नेशनल लेवल पर। अब इलाका, आपके खुद के इलाके की परेशानी है, आप उसे नेशनल लेवल पे कैसे उठाओगे, तो नेशनल लेवल पे ऐसे उठाओगे जब आपको कोई इंपॉर्टेंस दे, आपको कोई समझे, आपको कोई सुने। अब आपको कोई सुनेगा ही नहीं अगर आप काम के आदमी नहीं हो तो। लेकिन जब आपके पास पावर आ जाएगी थोड़ी सी कि हाँ बंदा मुझ पर डिपेंड कर रहा है, तब आप कहोगे कि भाई। अब बिहार में पता है कि अगर जेडीयू नहीं होती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। लोग तो कहते हैं बहुत गंदा हारेगी, ये वो ऐसा वैसा, लेकिन जेडीयू के सपोर्ट में आके बीजेपी बहुत बढ़िया सपोर्ट कर गई, मतलब काम कर गई। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना, अगर वो स्टेट इलेक्शन जीती सबसे पहले तो उसको पहले तो बात स्टेट, अगर वो राज्य के लिए, आम आदमी पार्टी अगर कभी जीतती नहीं तो पावरफुल नहीं होती ना। 2 बार बीजेपी कांग्रेस को हराया, पावरफुल बनी, नाम बना, हालांकि इस बार हार गई, लेकिन नाम तो था ना। केजरीवाल ने क्या तक बोला था कि इस जन्म में तो भूल जाओ, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। केजरीवाल ने साफ बोले, इतना कॉन्फिडेंस था बंदे को, तो समझ जाओ ना कि क्या हाल होगा उस टाइम पे बीजेपी का है। दे कैन डिमांड मोर पावर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से ज्यादा पावर मांग सकते हैं जब आप एक स्टेट पार्टी बन चुके हो। और इससे फेडरलिज्म, संघवाद और बैलेंस्ड होगा। समझ रहे क्यों, क्योंकि पावर शेयर हो रखी है ना दो जनों के बीच में, ठीक है।
एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अगर कभी गठबंधन की सरकार बन जाती है सेंटर में, जो मैं आपको भी एग्जांपल समझा रहा था, बीजेपी का और क्या कहते हैं उसके साथ बिहार का और आंध्र प्रदेश का, जब देश में इलेक्शन हो रहे थे तो बिहार और क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश से दो सरकारें ऐसी थी जब बीजेपी अकेले मेजोरिटी नहीं ले पा रही थी, तो उसको किस पे डिपेंड होना पड़ा, बिहार की जनता दल पे और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पे। तो जब उन पे डिपेंड होना पड़ा तो देखो क्या बोलता है, 1989 से कोई भी सिंगल पार्टी ने आज तक डोमिनेट नहीं करा था। रीजनल पार्टी जो थी ना वो हमेशा गठबंधन सरकार का पार्ट बनती थी। 2014 और 19 में एक्सेप्शन थी, क्योंकि 2014 और 19 में आप देखते हो बीजेपी ना वन साइडेड जीतती थी। 2024 23-24 में नहीं हो पाया, वन साइडेड नहीं जीत पाई, ठीक है ना। इसका मतलब सेंटर को ना, जो सेंट्रल पावर्स हैं, जो सेंटर है उसको अब स्टेट से बातचीत करनी पड़ेगी, और भाई सब बढ़िया है इस तरीके से, ये वो पावर बांटी जाएगी और डिसीजंस ज्यादा लोकतंत्र तरीके से किए जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जब इंसान को लगेगा कि अरे अब ये बंदा मुझे आके पूछ रहा है, आगे से मुझ पे इन्वॉल्व हो रहा है, तो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है लोगों का, ठीक है ना। लोग को ज्यादा चॉइस मिल रही है वोट देने की भी, ठीक है ना। बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है माइनॉरिटीज का, क्योंकि माइनॉरिटीज को भी ज्यादा मौका मिलेगा वोट देने का बैकवर्ड इलाकों में, और इससे लोकतंत्र ही स्ट्रांग होगा। और जो सेंट्रल, कभी कभी क्या होता था ना, इससे पहले जब कांग्रेस की मेजरली पार्टी हुआ करती थी 1980-70 के टाइम पे, तो जो सेंट्रल पार्टीज थी वो बहुत डोमिनेट करती थी, वो डोमिनेशन खत्म हो गया, समझ रहे हो। तो ये याद रखना, देखो पॉइंट्स आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, लेकिन पॉइंट है आपको चीजें समझ में आए, याद रहे। कौन सा पार्टी सिस्टम जो है आपके लिए ज्यादा सुटेबल है आपके भारतीय लोकतंत्र के लिए, ठीक है ना, विच पार्टी सिस्टम, और इसके बारे में एक सुटेबल आर्ग्यूमेंट करो आपने आंसर को देते हुए। चलो आ जाओ इस पर बात कर लेते हैं। भाई हमारा पार्टी सिंगल पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया में कौन सा चलता है, मल्टी पार्टी सिस्टम, और यही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इंडिया में ज्यादा डाइवर्सिटी है। कल को कोई नई जात हो तो वो जात भी सोचे मुझे अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाना, बना लो भाई, क्या दिक्कत है, बना लो, समझ रहे हो। हर कोई है ना, हर कोई, आप देखो तो वैसे तो देखो धर्म जात के आधार पर कोई पार्टी नहीं बननी चाहिए, लेकिन हर पार्टी का इनडायरेक्टली जात या धर्म है। बीजेपी हिंदू, मोस्टली ये लोग मानते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम दोनों मानते हैं कि हाँ जी ये हमारे को जिंदा रख रही है, वो ऐसा वैसा। और मुस्लिम, मुस्लिम के लिए कौन सी, मुस्लिम के लिए मुस्लिम पार्टी बनी हुई है, ओवैसी की बनी हुई है, नहीं तो कांग्रेस, ठीक है ना, नहीं तो जो भी पार्टी दैट इज अगेंस्ट इन बीजेपी, बीजेपी के खिलाफ कोई भी रख दो वो मुस्लिम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या, मल्टी पार्टी सिस्टम सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। और भारतीय लोकतंत्र में क्यों, क्योंकि देखो भारत में ये क्यों बेस्ट है, क्योंकि इंडिया ना ज्यादा डाइवर्स है, बहुत भाषा है, बहुत धर्म है, बहुत इलाके, तो ये एक बहुत बड़ी चीज। उसके बाद अलग अलग ग्रुप को अलग अलग प्रेजेंटेशन का मौका मिलता है, और मल्टी पार्टी सिस्टम जो है ना वो ज्यादा डेमोक्रेसी को बेहतर बनाता है, इंप्रूव करता है इस तरीके से, क्योंकि ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जब आपको मौका ही ना दे हम कि आपने, तुम्हारी जाति के तो 70-80 लोग हैं, तुम में खड़े हो, ऐसे तो भी मौका ही नहीं मिल पाएगा ना। चलो इसका आंसर देखना अगर आप कर पाओ तो। मेन उम्मीदें क्या होती हैं लोगों की लोकतंत्र सरकार से, ऊपर से बता सकते हो, है ना। It may expect from a democracy government कि attentive हो to the needs and demands of people and largely free हो corruption से। तो आप यही पॉइंट लिख देना, एक रिस्पॉन्सिव, उसके अलावा अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हो अगर आपको लगे, एक आध पॉइंट अपना भी लिख देना भाई। एक रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब एक सरकार जो है मेन उम्मीद क्या कि आप हो यार कि यार ये रिस्पॉन्सिवनेस हो, हम जो भी समस्या जता रहे हैं उसका समाधान करें, रिस्पॉन्सिवनेस हो। दूसरा, एक गवर्नमेंट जो लोगों को सुने, लोगों को सुने। उसके बाद तीसरा, एक गवर्नमेंट जो करप्शन से फ्री हो, जो उसमें लिखा हो। इसके बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ना वो एविल से फ्री नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताना चाहोगे, या खैर यहाँ पे मिल जाएगा आप ध्यान रखना। बाकी कंपेयर करो लोकतांत्रिक सरकार को गैर लोकतांत्रिक को। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें कि ये फ्री क्यों नहीं है एविल से, तो इसलिए नहीं क्योंकि करप्शन करते हैं लोग, है ना। तो पहला लिख देना आपकी, करप्शन करते हैं। दूसरा, लीडर्स जो होते हैं ना वो प्रॉमिस नहीं फुलफिल करते, ठीक है ना। और डिसीजन जो होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। बाकी इसीलिए ये जो है फ्री नहीं है एविल से। बाकी बाकी ये है, इसमें आप ये लिख सकते हो कि हाँ कि इलेक्शन हमें मौका देता है कि हम अपने लीडर्स को चेंज कर सकते हैं फिर से। लास्ट पॉइंट जो है दैट इज कि कंपेयर करो, लोकतांत्रिक सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लगातार फ्री और फेयर इलेक्शन होते रहते हैं, और लोगों को फ्रीडम है स्पीच देने का। जैसे अभी आप देखते हो क्या कहते हैं, पॉडकास्ट हुआ और उसमें ध्रुव राठी ने, क्या नाम है,
एक लड़की है ना, वो अच्छा बनाती है कंटेंट, क्या नाम है उस लड़की का, के क्रिएट करके है इंस्टाग्राम पे। तो उसने उसका पॉडकास्ट लिया, तो पॉडकास्ट में उसने बोला कि कह रहा है मैं नरेंद्र मोदी की जगह किसी भी गधे को उस सीट पे रख दूंगा, तो कोई गधा भी होगा ना वो भी ठीक है, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा, और कुछ करना भी बेहतर है। जो मोदी है वो हमारे देश को बिगाड़ रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है ऐसे ऐसे, और उसकी जगह गधे को बिठा दो तो वो कुछ भी नहीं करेगा, तो वही ठीक है हमारे देश के लिए। इवन बहुत से लोग बोले कि अरे आपने राहुल गांधी को गधा कैसे बोल दिया, आपकी ये हिम्मत, ये वो, क्योंकि वो क्योंकि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करता है। तो उन्होंने बोला कि आपने गधे को बोल दिया ये वो, मतलब आप मान रहे हो कि ये राहुल गांधी गधा है इस तरीके से। गांधी समझा नहीं ना, क्या बोला कि मोदी को हटा के आप किसी भी गधे को बिठा दो। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, वो भाई लीडर्स जो चुने ना जाए, ठीक है, फ्री इलेक्शन ना होंगे वहां पे, ना कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई जिम्मेदार नहीं है, मर गए तो मर गए चल जा, इस तरीके से हिसाब किताब है। ठीक है बेटा।